Dear student, now we are going to discuss one another very much important aspect of the women-related issue, that is the Sexual Harassment at the Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, which is generally known as the POS Act 2013. Today, when we are going to discuss this issue, before some month back, there is a case of doctor rape murder case in Kolkata, in which widespread agitation and hue and cry were committed in all over the India. And it is not a first case, but after the Bhauri Devi case, which is also known as the Visakha case, which was occurred in 1997. Thereafter, the Nirbhaya case 2013, and right now this is the case. So there is need of the hour to discuss various provisions under POS Act 2013, so that there is a awareness of this act. Each and every person of the India must know the various provision under this act, क्योंकि आज भी अगर आप महिलाओं को देखें तो जितने भी महिलाएं जो है वर्क प्लेस पे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेटस और स्टेज की महिला क्यों ना हो, उनके साथ कभी ना कभी इस तरह के हादसे और घटनाएं होती रहती हैं। अगर हम प्राचीन काल में देखें कि वुमेन को, अगर आप अमेरिका के केस जो 1908 के में आया था, मूलर वर्सेस ओरेगन के बाद में, उस अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को कुछ ऐसे कार्य जो कि जिससे कि वुमेन के फिजिकल स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस ऑफ द मैटरनल फंक्शन करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे स्त्रीजन्य कार्य करने पड़ते हैं जिससे कि उसकी जो शारीरिक स्थिति होती है, जो शारीरिक बनावट होती है, वो पुरुषों से कम होती है। अतः प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य में, अगर वेदों काल में देखें तो महिलाओं की इक्वल स्टेटस की बात की गई थी, लेकिन मनुस्मृति के बाद से स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। और महिलाओं को चूंकि प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं दिए गए थे, समाज में कई ऐसी कुरीतियाँ थी, जैसे कि बाल विवाह, स्त्री प्रथा और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों ने इन तरह के जो कस्टम और यूसेज थे, जिसकी वजह से समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। और इसी का एक बहुत ही गंभीर परिणाम जो है 1997 में हुआ, जब एक बहुत ही सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही लैंडमार्क केस आया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1997। इस केस के फैक्ट को देखिए तो अगर भौरी देवी का, जिसे कि भौरी देवी केस के नाम से जानते हैं, भौरी देवी का विवाह जो है 5 साल की उम्र में हो गया था और उसने चाइल्ड मैरिज को बहुत ही करीब से देखा था। और जब वो बड़ी हुई और सोशल वर्कर के रूप में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो बेटेरी का गांव था, उसमें काफ़ी उसने आंदोलन चलाया। लेकिन इस आंदोलन से कुछ एक विशिष्ट संप्रदाय के लोग, जाति के लोग जो है वो काफ़ी नाखुश थे। और उसने एक समय जब वो भौरी देवी के खेत में काम कर रही थी तो उसके साथ गैंग रेप किया और उसके पति के सामने गैंग रेप हुआ। और बाद में जब वो थाने पे अपना रिपोर्ट लिखवाने पहुंची तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया और कहा कि वो कपड़े अपने लेकर आए जिसमें कि सेमेन लगा था। बाद में जब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गई, वहाँ पर भी मेडिकल एग्जामिनेशन करने से डॉक्टरों ने मना कर दिया और कहा कि आप मजिस्ट्रेट का परमिशन लेके आइए तभी मेडिकल चेकअप होगा। बाद में काफ़ी दखलंदाजी के बाद उसके मेडिकल चेकअप किया गया और बड़ी मात्रा में उसके शरीर से सीमेंट बरामद हुआ। बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन लोकल लीडर्स के इंटरफेरेंस की वजह से हाई कोर्ट में अपराधियों को बरी किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तो काफ़ी वाइड स्प्रेड एजिटेशन और काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ इसके केस के खिलाफ। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए, महिलाओं को जस्टिस की मांग करने के लिए पूरे देश में आंदोलन चला और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को जो है 1997 में एक विशाखा जो कि एक NGO था जिसने कि भौरी देवी का केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और लड़ा, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट को वर्क प्लेस पर रोकने के लिए तमाम गाइडलाइन दी, क्योंकि उससे पहले कोई गाइडलाइन नहीं थी। इंडियन पिनल कोड के ही प्रावधान अप्लाई करते थे जिसमें कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के संबंध में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पहला ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को जो है वो आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 का ब्लेटेंट वायलेशन मांगा, क्योंकि आर्टिकल 14 में टॉक्स अबाउट द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज फॉर बोथ मैन एंड वीमेन. आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड एंड डेट ऑफ प्लेस. Article 16 talks about the right to employment to each and every male and female, whereas Article 19G talks about the every citizen of this country, including the women, have the right to profession, occupation, trade and businesses. Article 21 talks about the life and personal liberty, includes the मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार हर महिलाओं को भी है. और 1939D talks about the equal pay for equal work for both men and women. तो ये तमाम तरह के जो फंडामेंटल राइट्स महिलाओं को दिए गए और तमाम महिलाएं जो है इस फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने घरों से निकलकर वर्क प्लेस पर आई और काम करना प्रारंभ की. तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आम होने लगी. ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के इस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस से पहले और इसके कोई इस तरह के गाइडलाइन नहीं थे. तमाम महिलाओं को वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट जैसे घटनाओं का नित्य दिन सामना करना पड़ता था. इस केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम गाइडलाइन दी और इस गाइडलाइन में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने, उसको प्रतिषेध करने और साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन का मतलब है उपचार देने और पीड़ित महिलाओं को मॉनेटरी बेनिफिट और उसके रिहेबिलिटेशन के संबंध में गाइडलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया. आईसीसी और एलसीसी बनाने का भी जो गाइडलाइन थे ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया गया था. और इस ये अधिनियम जो है ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जो है 1997 में आया था और ये अधिनियम जो है 2013 में बन के आया. इसका मतलब कि कम से कम 15-16 साल के बाद ये अधिनियम अल्टीमेटली बन के आया. तो और इस अधिनियम में विशाखा के तमाम गाइडलाइन को फॉलो किया गया था. इस केस के बाद एक मेधा कोटकर क्लेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने काफी निराशा व्यक्त की कि विशाखा के गाइडलाइन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है. और तमाम केसेस में विशाखा के गाइडलाइन को कहीं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और कहीं लोकल कंप्लेंट कमेटी भी नहीं बनाई गई थी. तो इस तमाम प्रेशर के बाद जो है संसद ने इस अधिनियम को पारित किया है. और इसी अधिनियम के वेरियस प्रोविजनों को जो है हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ईच एंड एवरी प्रोविजन अंडर दिस एक्ट विल बी thoroughly discussed and analyzed so that there is a objective of this video to make the awareness among the masses, especially for the women, to know their fundamental right at workplace. तो अगर हम इस अधिनियम को देखें तो ये जेंडर बायस एक्ट है. जेंडर बायस एक्ट का मतलब होता है ये अधिनियम जो है वो सिर्फ महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में प्रावधान बनाता है, पुरुषों के संबंध में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं बनाता है. तो जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो जेंडर बायस एक्ट था, उसी तरह से ये भी एक्ट जो है वो जेंडर बायस एक्ट है जो सिर्फ महिलाओं को रिड्यूसल और प्रिवेंशन और प्रोविजन की बात करता है. अगर आप इस एक्ट को देखें तो कुल मिलाकर 30 सेक्शंस हैं और ये एक्ट जो है ये जो चैप्टर 1 है वो सेक्शन 1 to 3 में प्रिविलेज सेक्शन है जिसमें कि डिफरेंशियल की बात की गई है. सेक्शन 4 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात की गई है. चैप्टर 3 में सेक्शन 5 to 8 से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी की बात की गई है. सेक्शन 4 में 9 से 11 तक जो है कंप्लेंट के प्रोसीजर की बात की गई है. चैप्टर 5 सेक्शन 12 to 18 से लेकर जो है वो इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट की बात की गई है. जबकि सेक्शन चैप्टर 6 और सेक्शन 19 में ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, चैप्टर 7 सेक्शन 20 में ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड चैप्टर 8 एंड सेक्शन 21 से लेकर 30 तक में मिसलीनियस प्रोविजंस के बारे में चर्चा की गई. हम सभी इस पूरे प्रावधान को जो है हम लोग एक 1 by 1 अध्ययन करेंगे. याद रखिएगा दोस्तों, जो विशाखा की गाइडलाइन थी जिसमें कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, लोकल कंप्लेंट कमेटी, सेक्सुअल हरासमेंट, ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर, ड्यूटी ऑफ द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सारे जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन को इस एक्ट में समुचित रूप से स्थान दिया गया है. अगर इस एक्ट को देखें तो इस एक्ट का प्रेसिडेंट का जो एसेंट था वो 22 अप्रैल 2013 को मिला था और ये एक्ट जो है वो 9 दिसंबर 2013 को जो है इनफोर्स में आया था.
अगर आप इस पूरे एक्ट में को देखें तो एक्ट का जो डिफिनेशन क्लॉज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि डिफिनेशन क्लॉज ही इस बात को सुनिश्चित करता है कि कौन सी केसेस जो है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस में आएंगे और कौन से केसेस नहीं आएंगे, क्योंकि आज तमाम केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कि इसका काफी दुरुपयोग भी देखने को मिल रहा है। इसलिए डिफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखने के लिए कि क्या वाकई में ये केस जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर आप सेक्शन 2A को देखें तो वहां पे एग्रीड विमेन के संबंध में प्रावधान किया गया है कि एग्रीड विमेन कौन होगी, क्योंकि इस अधिनियम में का लाभ उसी महिलाओं को मिलेगा जो कि एग्रीड विमेन सब के कैटेगरी के साथ आएंगे। तो ऐसी महिला जो कहीं पर वर्क प्लेस में काम करती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्ट देखें तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस यानी कि महिला ऐसी होनी चाहिए जो किसी वर्क प्लेस पर काम करती हो, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, चाहे वो बाल मजदूर हो या फिर व्यस्त लेडी हो या फिर एज्ड लेडी हो, कोई भी सभी प्रकार की महिला इसमें आएगी। लेकिन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि वो ऑफिस में ही काम कर रही हो और वो डोमेस्टिक अगर वर्क भी कर रही है, जैसे कि किसी घर में भी कार्य कर रही है या किसी के बच्चों को भी खिला पिला रही है जिसके एवज में जो है वो उसे रिम्यूनरेशन या पारिश्रमिक दी जा रही है, तो भी वो वर्क प्लेस के अंतर्गत आएगी, वो घर भी वर्क प्लेस माना जाएगा। और इतना ही नहीं, इसका वाइड स्प्रेड इंटरप्रिटेशन किया गया है कि अगर कोई महिला जो है अगर ऑफिस से कोई उसको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है, तो अगर ऑफिस से अगर घर जाने में या घर से ऑफिस आने में इस दौरान अगर उसके साथ कोई भी दुष्कर्म या इस तरह से हरासमेंट होता है तो भी ये महिला को माना जाएगा कि वर्क प्लेस पर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सेक्सुअल हरासमेंट का जो काफी है वो काफी बड़ा काफी विस्तृत डिफिनेशन जो है वो इस अधिनियम में दिया गया है। चाहे इसके अंतर्गत डॉलिंग हाउस भी आ सकता है और वो सारी घर जिसमें महिलाएं जो है वो जो कि ऐसे नौकरानी, ऐसे मेड, ऐसे काम वाली, ऐसे छोटे मोटे कार्यों को करती है, वो सारी महिलाएं जो है वो डोमेस्टिक वर्क के अंतर्गत आएगी और उसमें उस घर में उस परिसर में अगर उसके साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो ये 2A की परिभाषा में आ जाएगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो फुल्ली और उस गवर्नमेंट को कहते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑफिसेज में उसका जो कंट्रोल है या उसका फाइनेंशियल कंट्रोल है या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसका एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत है तो उसकी स्टेट गवर्नमेंट उसकी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी राज्य सरकार मानी जाएगी। जहाँ तक सेक्शन 2P का और ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर का जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि अगर जहाँ पर 10 से कम कर्मचारी हैं, जहाँ पे छोटे मोटे कर्मचारी काम करते हैं, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऐसी स्थिति में ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर कहलाए जाएंगे और उसके ऊपर भी अगर वर्क प्लेस पर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो केस इसमें आएगा। सेक्शन 2E में डोमेस्टिक वर्कर की परिभाषा की है, जो अभी हम लोग डिफिनेशन क्लास में देख रहे थे कि वो डोमेस्टिक वर्क में वो सारी चीजें आएंगी जहाँ की सैलरी, रिम्यूनरेशन, दिहाड़ी का मजदूरी सब भी मिलती है। ये सारी महिलाएं जो हैं और सारे स्त्री जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं वो सभी डोमेस्टिक वर्कर की परिभाषा में आएगी। और उसके साथ अगर कोई वर्क प्लेस पर हरासमेंट होता है तो ये 2E के अंतर्गत ये केस आएगा। ये इस अधिनियम में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफिनेशन है वो है कर्मचारी, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो एम्प्लॉय उसी सेक्सुअल हरासमेंट के एट वर्क प्लेस में उसी महिलाओं को इस अधिनियम का लाभ मिलेगा जो कि वो एम्प्लॉय शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो जो एम्प्लॉय ऐसे व्यक्ति एम्प्लॉय की श्रेणी में आएंगे जिनका कि डेली बेसिस, एडहॉक, रेगुलर बेसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एजेंसी के द्वारा हायर किया गया है या आजकल आउटसोर्सिंग चल रहा है उसके द्वारा हायर किया गया है, जिसको कि ऐसे कर्मचारी को जिसको कि बेसम या वेतन, पारिश्रमिक या रिम्यूनरेशन या सैलरी या डे टू डे रूटीन का भत्ता दिया जाता है, ये सारे लोग जो है वो इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगे और जो है सेक्शन 2F के अंतर्गत आएंगे। पहले से मालिक को ये नहीं पता है कि उसके अंतर्गत में कौन कर्मचारी कार्य कर रहा है, लेकिन कर्मचारी जो है आउटसोर्सिंग से या एजेंट के द्वारा भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में है तो मालिक की कैटेगरी में वो व्यक्ति आएगा और वो कर्मचारी की कैटेगरी में वो व्यक्ति आएगा जो कि आउटसोर्सिंग से भी है।
जहाँ तक एम्प्लॉय 2G में एम्प्लॉय शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे सभी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, इंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिसेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, स्टेडियम, ड्वेलिंग हाउस, ये सभी ट्रांसपोर्टेशन से आने जाने, ये सभी लोगों का जो भी ऑफिस जो सभी लोगों का जो हेड होगा वो जो है वो एम्प्लॉयर की श्रेणी में आएगा। यानी सभी का हेड जो है एम्प्लॉयर माना जाएगा। और यदि उस वक्त हेड नहीं है तो वो व्यक्ति उस जगह का जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, या उस प्लेस का जो जिस व्यक्ति को कंट्रोल कर रहा है उस व्यक्ति को वो एम्प्लॉयर मानते हुए उसकी लायबिलिटी फिक्स की जाएगी। याद रखिएगा, हर एक प्लेस पर कोई ना कोई मैनेजर, कोई ना कोई सुपरवाइजर, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा होगा, वो व्यक्ति एम्प्लॉयर की श्रेणी में आएगा। और जहाँ वर्क प्लेस का जहाँ तक जो 2O में वर्क प्लेस की डिफिनेशन दी गई है, तो वर्क प्लेस के अंतर्गत सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल जो कि यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की रखी है कि वो सभी जो है वर्क प्लेस होगा, जहाँ ये घर भी और या ड्वेलिंग हाउस भी, घर भी, अनाथ आश्रम भी, या जो भी जहाँ भी ऐसे लोग जो कार्य करते हैं, जो कुछ ना कुछ कार्यों में लिप्त होते हैं, वो सारे प्लेसेस को जो है वो इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है। अगर आप इसको हम लोग स्टेप पे चलते हैं तो सवाल उठता है कि डिफिनेशन में जो है सेक्सुअल हरासमेंट किसे कहेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्सुअल हरासमेंट का डिफिनेशन जो है वो क्या होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो अधिनियम है वो इसी बात पर निर्भर है कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है या नहीं हुआ, या किस चीज को हरासमेंट कहेंगे और किस चीज को हरासमेंट नहीं कहेंगे। तो जो इसके संबंध में दो सेक्शंस बनाए गए हैं, जहां पर सेक्शन 2N में डिफिनेशन क्लॉज में बताया गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है हर ऐसे कृत्य को कहेंगे जो कि अनवेलकम एक्ट है या बिहेवियर है। यानी कि अगर आप ये 2N की परिभाषा को देखेंगे तो हर वो एक्ट जो है जो अनवेलकम एक्ट है, बिहेवियर, एनी टाइप ऑफ द अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष और अपरोक्ष से हो सकता है, जहाँ की स्त्री के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई। ध्यान रखिएगा, फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश की है, या फिजिकल एडवांस या सेक्सुअल फेवर के लिए कहा गया। सेकंड, थर्ड है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, भद्दे गंदे शरीर के संबंध में उसके रिमार्क किए जा रहे हैं, या फिर विच इज इंडिसेंट इन नेचर, या फिर स्त्री को पोर्नोग्राफी या अश्लील सामग्री दिखाई जा रही है, या फिर जो पांचवा है वो अदर फिजिकल वर्बल नॉन वर्बली कॉन्डक्ट, ये जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में बोली गई है, ये सभी चीजें जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के डिफिनेशन नंबर 2N के कैटेगरी में आएगी। जहाँ तक सेक्शन 3 में है जो 5 इसमें भी क्लॉज बनाए गए, जो कि ये अपने आप में सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, लेकिन ये 5 जो है अगर उपरोक्त 5 के साथ मिलते हैं तब ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस बनेगा। जैसे कि पहला वाला अगर सेक्शन 3 में क्लॉज 1 बताया गया है कि अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रॉमिस जो है, प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, किसी भी स्त्री को जो है कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और अन्य लोगों की तुलना में उसको ज़्यादा अच्छे सम्मान के साथ देखा जा रहा है, और ये चीज़ जो है उपरोक्त में से 5 में से किसी एक के इंटेंशन के साथ है, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में आएगा। या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ऐसा थ्रेट ऑफ डिटरमाइंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, या फिर any डायरेक्टली थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। यानी कि अगर मालिक के द्वारा कुछ उसके प्रमोशन को लेकर या उसके सैलरी को बढ़ाने के लेकर कोई सेक्सुअल फेवर की डिमांड की जा रही है, तो ये केस जो है सेक्सुअल हरासमेंट का केस बनेगा। या एम्प्लॉयर के द्वारा कोई ऐसा इंटरफेरेंस उसके वर्क प्लेस पर किया जा रहा है जो इंटीमेशन है, ऑफेंसिव है, हॉस्टाइल है, जो इसलिए है कि ऊपर का कोई भी इंटेलिजेंस के साथ किया जाए। या 5वां उसको ह्यूमिलेटिव
ट्रीटमेंट जो कि उसके इफेक्ट को, हेल्थ को और बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, विथ दिस इंटेंशन। याद रखिएगा जो ये पांचों जो कृत्य किए जा रहे हैं एम्प्लॉयर के द्वारा उसके एट द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर, ये इसका इंटेंशन ये होना चाहिए। अगर इंटेंशन ये है तो फिर ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की श्रेणी में आएगा और ये इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत वो अपराध माना जाएगा। सेक्शन 4 में अगर आप देखें तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात की गई, विच इज आल्सो इन द कंसोनेंस विद द गाइडलाइन ऑफ द विशाखा केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा के गाइडलाइन में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात की गई है कि हर वर्क प्लेस पर जो है आईसीसी बनेगा। जो भी वर्क प्लेस जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है उस जगह पर जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन होगा। और इस गठन में जो है और ये गठन जो है वो एम्प्लॉयर ही करेगा वर्क प्लेस में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आईसीसी का जो गठन है वो एम्प्लॉयर के बिहाफ पर किया जाएगा। और जहां पर एम्प्लॉयर के पास यानी एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, एक से ज़्यादा यूनिट है, तो हर एक यूनिट में जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। जहां तक इस कंपोजिशन की बात है तो इसमें जितने भी सदस्य होंगे उसमें आधा जो है वो महिलाएं होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है क्योंकि ये महिलाओं के लिए, वेलफेयर के लिए बना गया है। अतः आईसीसी में जो जितने भी सदस्य होंगे उसकी आधी जो है वो महिलाएं होनी चाहिए। ज़्यादातर 4 सदस्य होते हैं जिसमें कि आधी महिलाएं होंगी। जैसे उसमें एक सदस्य होगी प्रिसाइडिंग अफसर, वो व्यक्ति होगा जो वो महिला, सीनियर मोस्ट महिला होगी, जो वर्क प्लेस पर सबसे सीनियर लेडी ऑफिसर्स होगी, वही प्रिसाइडिंग अफसर होगी। यदि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेडी महिला नहीं है तो किसी उसी एम्प्लॉयर की अगर कोई अन्य यूनिट है तो वहाँ पर अगर कोई सीनियर मोस्ट लेडी महिला होगी तो वो जो है वो प्रिसाइडिंग अफसर होगी। 2 सदस्य जो होंगे जो महिलाओं के कार्यों को सोशल वर्क के रूप में या लीगल नॉलेज के रूप में जो योग्यता रखते हैं, ये 2 सदस्य होंगे। उसमें एक महिला होनी चाहिए और एक मेंबर जो है वो एनजीओ से या ऑर्गेनाइजेशन से होगा जिसमें कि सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को डील करने का उसके पास अनुभव है। तो कुल मिला के 4 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं सदस्य होनी चाहिए, आधे कम से कम। और जो इसका टर्म्स होगा, जो आईसीसी का टर्म्स होगा, वो टर्म मींस की अवधि होगी वो 3 साल की होगी। और जो इसके जो फ्री जो इसके फीस होंगे, जो अलाउंसेस होंगे, वो पॉक्सो एक्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत आएंगे वो इसको दिया जाएगा। जहां तक क्या ये सवाल उठता है कि क्या आईसीसी के जो मेंबर्स हैं इसको रिमूव किया जा सकता है उसके पोस्ट को, तो यहाँ पर जो आंसर है कि आईसीसी के जो मेंबर हैं उसको रिमूव किया जा सकता है। सेक्शन 16 में ये कहा गया है कि अगर आईसीसी का कोई मेंबर जो है इस अधिनियम के कंट्ररी में काम करता है या फिर वो किसी या यदि किसी मेंबर को किसी अपराध के लिए सजा मिल गई है, या थर्ड है वह डिसिप्लिनरी कमेटी के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए गिल्टी उसको ठहराया गया है, या चौथा है उसने अपने पोजीशन को एब्यूज किया है यानी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित के विरुद्ध उसने काम किया है। तो ये 4 ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें उसको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर कमेटी की बात करें तो वो है लोकल कंप्लेंट कमेटी विच इज कंप्राइजेज अंडर सेक्शन 5, 6 and 7 एंड 4 सेक्शन जो है लोकल कंप्लेंट कमेटी के संबंध में प्रावधान करता है। और लोकल कंप्लेंट कमेटी है एलसीसी जिसको कहा जाता है, इसका गठन जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है इसके मेंबर्स को बनाएगा। जहां तक इसके नोटिफिकेशन सेक्शन 5 में जो है वो याद रखिएगा दोस्तों, एलसीसी का बनाने का प्रावधान वहां पर किया गया है जहां पर कि आईसीसी नहीं है, यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, वहां पर फिर एलसीसी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के मामले को देखेगी। जहां पर आईसीसी है वहां एलसीसी बनाने की कोई जरूरत की आवश्यकता पर बल नहीं दिया गया है। सेक्शन 5 जो है वो नोटिफिकेशन की बात करता है कि अगर एलसीसी बनानी होगी तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगा, और ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है क्या करेगा, वह किसी डीएम या एडिशनल डीएम, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इन 5 में से किसी एक को जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर घोषित किया जाएगा। यानी कि इन 5 फिर से पुनः मैं रिपीट करूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इन 5 में से किसी एक को जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स
घोषित करेगी और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो अन्य मेंबरों का चयन करेगा। सेक्शन 6 में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होगा वो एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक एलसीसी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। एलसीसी कहाँ होगा, पुनः मैं रिपीट कर दूं, जहां की आईसीसी नहीं है और जहां पर भी कंप्लेंट जहां पर की आईसीसी नहीं है या पर जहां पर आईसीसी है लेकिन उस आईसीसी के का जो निर्माण है वो एम्प्लॉय के द्वारा किया गया है और यही एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो है वो किसी महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर रखा है। तो जहां एम्प्लॉयर खुद ही कल्प्रिट है या रिस्पोंडेंट है वहां पर फिर ये आईसीसी उस मामले को नहीं सुनेगी बल्कि एलसीसी उस मामले को सुनेगी, यानी बॉस के खिलाफ ही आईसीसी नहीं बल्कि एलसीसी मामले को सुनेगी। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। ये नोडल ऑफिसर की जरूरत किसी तालुका, ब्लॉक या तहसील, रूरल अर्बन एरियाज के लिए जो है वो नोडल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। जहाँ तक एलसीसी के कंपोजिशन की बात है तो मेंबर बनाने का काम, जैसे कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेगा और उसमें एक चेयरमैन होगा जो कि किसी एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, कोई भी ऐसी महिला जो सोशल वर्क के फील्ड से में पर्याप्त अनुभव रखती है वो इसकी चेयरमैन होगी। एक मेंबर फ्रॉम वुमेन वर्किंग इन तहसील, ब्लॉक, तालुका, वार्ड इत्यादि में से होगा, यानी 2 महिलाएं होंगी। दो व्यक्ति ऐसे होंगे जिसमें कि एक महिला होगी जो कि फ्रॉम एनजीओ से होगी और ये इस एक महिला 2 महिलाओं से कोई एक महिला जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी से भी बिलोंग करेगी जो कि उसका रिप्रेजेंटेशन के तौर पर रहेगी। यानी कि 2 में से आधी महिलाएं जो है वो एक महिला जो है वो विमेन होनी चाहिए और एक मेंबर जो है वो ऐसा होगा जो सोशल वेलफेयर और ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के मामले में दक्षता रखता हो। तो यानी कुल मिला के अगर आप देखें तो जो है वो एक चेयरमैन होगा, एक मेंबर होगा, 2 और भी मेंबर होंगे, कुल मिला के 5 मेंबर्स के जो है इस एलसीसी का गठन करेंगे। इस एलसीसी का भी जो कार्यकाल होगा वो 3 सालों का होगा और उसे उसी तरह से रिमूव किया जाएगा जैसे कि आईसीसी के मेंबर्स को रिमूव किया जाता है। यानी कि आईसीसी के मेंबर जो है वो रिमूवल सेक्शन 16 के अंतर्गत, पुनः मैं दोहरा दूं, सेक्शन 16 के अंतर्गत किया जाता है कि अगर वो सेक्शन 16 में इस पॉस्को एक्ट के अधिनियम के प्रावधानों के कंट्री में काम किया करता है तो ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया जाएगा, या उसके किसी अपराध के लिए सजा मिली है तो रिमूव किया जाएगा, या उसे किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में गिल्टी ठहराया गया, या वो अपने पोजीशन का मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है। तो इन 4 ग्राउंड के आधार पर जैसे कि आईसीसी के मेंबर्स को हटाया जा सकता है उसी तरह से लोकल कंप्लेंट कमेटी के मेंबर्स को भी हटाया जा सकता है। जहां तक सेक्शन 9 की बात है तो सेक्शन 9 जो है वो टॉक्स अबाउट द कंप्लेंट, ये कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जो अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो वहां पर कंप्लेंट जो है हर एक स्थिति में एग्रीड महिला के द्वारा दी जानी चाहिए। दोस्तों एक बात बहुत ही आवश्यक है, जो भी एग्रीड महिला होगी यानी जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर हुआ है वो महिला जो है वो रिटेन में कंप्लेंट करेगी और अगर कंप्लेंट जो है वो आईसीसी को करनी होगी और यदि आईसीसी नहीं है तो फिर कंप्लेंट एलसीसी को की जाएगी, यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कंप्लेंट होगी। अगर इंटरनल कमेटी का निर्माण नहीं किया गया है तो लोकल कंप्लेंट कमेटी को ये पीड़ित महिला जो है लिखित शिकायत वो करेगी और ये लिखित शिकायत जो है इसकी अवधि तय की गई है कि जिस दिन अपराध कमिट किया गया यानी सेक्सुअल हरासमेंट उसके साथ हुआ है एट वर्क प्लेस पर, उस दिन से लेकर 3 महीने के भीतर जो है ये महिला जो है ये आईसीसी या एलसीसी के सामने अपने मामले को लिखित रूप से दर्ज कराएगी। यदि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट, ऐसी महिला जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट लगातार हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो लास्ट बार जो अपराध कमीशन हुआ है उस दिन से लेकर 3 महीने के भीतर अगर एग्रीड
जो महिला है वो इलिटरेट है या कंप्लेंट लिखने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में आईसीसी या एलसीसी का चेयरमैन या होगा या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो या उसका मेंबर जो है इस रिटेन कंप्लेंट को लिखवाने में उसकी मदद करेगा। जहां तक सेक्सुअल हरासमेंट की पीड़ित महिला अगर उसकी डेथ हो चुकी है सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से, या वो महिला जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य हो गई है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित महिला के जो विधिक लीगल हेयर्स होते हैं वो उस कंप्लेंट को आगे चलाए, यानी कि उसको न्याय पाने के लिए महिला मर भी चुकी है तो भी, अगर डिसेबल भी हो चुकी है तो भी उसको उचित न्याय दिलाने के पर्पज से उसके लीगल हेयर्स जो है उस मुकदमे को आईसीसी और एलसीसी और तमाम अन्य फोरम में वो जारी रख सकते हैं। जहाँ तक सेक्शन 10 की बात है तो यहाँ पर कांसिलेशन की बात की गई है कि सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत जैसे ही सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत कोई महिला अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ करेगी या किसी ऑफिसर के खिलाफ करेगी, तो ऐसी स्थिति में जो है वो इस शिकायत पर उस रिस्पोंडेंट के खिलाफ डायरेक्टली इंक्वायरी नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर सबसे पहले कांसिलेशन का प्रयास किया जाएगा, यानी कि सुलह समझौते का प्रयास किया जाएगा। एग्री वीमेन और रिस्पोंडेंट दोनों को बैठाया जाएगा और ये बैठाने का काम जो है ये आईसीसी और एलसीसी के मेंबर्स करेंगे। अगर यानी कि इंक्वायरी से पहले जो है काउंसिलेशन करना होता है। यदि काउंसिलेशन से मैटर्स if you see the majority of the cases we have find out that the matter has been solved by the ICC through the consultation between these two petitioner and the respondent। यानी कि अगर आईसीसी के मेंबर्स अगर सुलह समझौते पर ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा ध्यान देते हैं तो जो मैक्सिमम केसेस है वो सुलह समझौते से भी निपट जाते हैं। लेकिन अगर ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो सुलह समझौता होगा वो विमेन के कंसेंट से होगा। अगर विमेन जो है यानी एग्री पार्टी जो है, एग्री महिला जो है वो नहीं चाहती है कि सुलह समझौता हो, तो फिर सीधे इंक्वायरी में ये मैटर जाएगा। और सेटलमेंट के बाद जो है, जो अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेटलमेंट हो जाता है दोनों पक्षकारों के बीच में, तो ऐसी स्थिति में जो जिस स्टेटमेंट पर वो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, यानी कि दोनों पार्टी जो है वो सहमति पर पहुंचे हैं, उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको जो है वो फॉरवर्ड किया जाएगा एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी, और उसकी कॉपी जो है एग्री पार्टी और रिस्पोंडेंट दोनों को दी जाएगी। सेक्शन 10 के अंतर्गत अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन से अगर बात नहीं बनती है, यानी कि सुलह समझौता से अगर बात नहीं बनती है, तो फिर ऐसे स्थिति में सेक्शन 11 में जो बताया गया है इंक्वायरी टू कंप्लेंट की जो है इंक्वायरी होगी, और ये इंक्वायरी जो है वो आईसीसी करेगी और आईसीसी या एलसीसी करेगी, और इस इंक्वायरी की प्रक्रिया वही होगी जो कोई सर्विस रूल में, अगर उस एम्प्लॉयर जहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सर्विस रूल में कुछ अगर इंक्वायरी की कोई प्रोसेस बताई गई है तो उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उस वर्क प्लेस पर कोई सर्विस संबंधी कोई रूल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो पोस्ट एक्ट के अंतर्गत जो है उस पोस्ट रूल्स के अंतर्गत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। एलसीसी अगर यदि एलसीसी को लगता है कि जो कॉन्सेशन नहीं हो पा रहा है, तो उस मैटर को जो है पुलिस को फॉरवर्ड कर देगी, और ये कंप्लेंट जो है रजिस्टर होने के 7 दिनों के भीतर जो है वो मैटर को आईपीसी की धारा 509 के अंतर्गत ये फॉरवर्ड करनी होती है। यदि आईसीसी या एलसीसी ने रिस्पॉन्ड को गिल्टी ठहराया है, तो एग्री पार्टी को कुछ धनराशि को भी देने को कहा जाएगा। आईसीसी और एलसीसी जो है वो अपने कार्रवाई के दौरान वो सारे पावर और सारे राइट्स को एक्सरसाइज कर सकती है, जैसे कि समन को सर्व करने की पावर, या विटनेस को बुलाने की पावर, और विटनेस को ओथ और रिकॉर्ड पर सुनने की पावर। सारे पावर जो सिविल कोर्ट को है वो सारे पावर जो है आईसीसी और एलसीसी भी एक्सरसाइज कर सकती है इस इंक्वायरी करने के दौरान। जहाँ तक जो यहाँ पर जो जैसे कि हम लोग सबको पता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी हर एक प्रोसेस के लिए एक निश्चित अवधि तय की गई है। उसी तरह से यहाँ पर इंक्वायरी के लिए भी 2013 के एक्ट में जो है वो अवधि तय की गई है, और जो 90 डेज है, यानी कि इंक्वायरी जो है वो 90 डेज के भीतर जो है वो कमिट हो जानी चाहिए, ताकि जो ये स्पीडी जो है वो ट्रायल हो सके। चैप्टर 4 में जो है वो सेक्शन 12 से लेकर 18 तक की जो प्रक्रिया है उसमें जो है वो प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी बताया गया है।
प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी में अगर आप देखें तो तमाम तरह के पावर जो है आईसीसी और एलसीसी को बताए गए। याद रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आईसीसी और एलसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन करने का पावर जो है वो एम्प्लॉयर को होगा, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयर है उसके पास ये अधिकार है, इस अधिनियम के अंतर्गत ये कर्तव्य भी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में आईसीसी और एलसीसी का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करे। तो जब सेक्शन 12 में जो 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 आईसीसी को पावर है वो इंटरिम ऑर्डर देने की पावर है। यानी इंटरिम ऑर्डर का मतलब है कि अगर आईसीसी के तहत आईसीसी जो है किसी मामले की जांच कर रहा है, ऐसी स्थिति में या एलसीसी किसी मामले की जांच कर रहा है, तो जांच के लंबित रहने के दौरान आईसीसी और एलसीसी को लगता है कि एग्रीव विमेन के फेवर में कुछ ऐसी डायरेक्शन दिया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर को जो है वो डायरेक्शन दे सकती है। और ये डायरेक्शन जो है उन्हीं तरीके से हो सकता है, वो या तो एम्प्लॉयर को कह सकती है कि वो एग्रीव विमेन को उस वर्क प्लेस के अतिरिक्त किसी अन्य यूनिट में उसको शिफ्ट कर दिया जाए, यानी एग्रीव विमेन को किसी और स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर एग्री वीमेन को जो है 3 महीने के लीव पर, स्पेशल लीव पर भेजा जाए। ये लीव उस लीव से अतिरिक्त होगी जो उसको रूल्स के अंतर्गत प्रोवाइड की गई है, और इस लीव के रहने के दौरान एम्प्लॉयर जो है उसकी सैलरी से कोई कटौती नहीं करेगा। या फिर कोई अन रिलीफ जो है आईसीसी एलसीसी को लगता है कि विमेन महिला के फेवर में कुछ अन रिलीफ दिया जा सकता है, तो वो भी दे सकती है। जहां तक सेक्शन 13 की बात है वो इंक्वायरी रिपोर्ट की बात करती है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है जैसे ही इंक्वायरी समाप्त हो जाएगी, आईसीसी और एलसीसी ये ड्यूटी बाउंड है कि 10 दिनों के भीतर, यहाँ पर 10 डेज का टाइम है, 10 दिनों के भीतर वो जो है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजेगी। 10 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उस इंक्वायरी और उस आईसीसी और एलसीसी के इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर जो है कुछ डायरेक्शन एम्प्लॉयर को देगी। याद रखिएगा, आईसीसी और एलसीसी को डायरेक्शन देने की पावर एम्प्लॉयर को नहीं है, बल्कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो कि आईसीसी और एलसीसी से बड़ा है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो एम्प्लॉयर को पावर देगा कि वो ये निर्देश दे सकता है, कि पहला निर्देश दे सकता है कि काइंडली टेक एन एक्शन फॉर द मिसकंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। अगर रिस्पोंडेंट ने एग्रीव महिला के साथ कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज की है, तो ऐसी स्थिति में वो मिसकंडक्ट के अंतर्गत आएगा और प्रॉपर उस पर एक्शन लिया जाए। दूसरा है, एक्शन ही नहीं लिया जाए बल्कि क्योंकि ये एक्ट जो है दोस्तों ये रिड्रेसल की बात करता है, तो इस एक्ट में ये बहुत ही अच्छी बात की गई है कि रिस्पोंडेंट की सैलरी से या वेजेस से जो है वो कुछ मनी को काट कर, कुछ पैसे काट कर जो है वो इस एग्रीव महिला को दिलवाया जाए, जो कि बहुत ही अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट जो है उस एग्रीव महिला को एगोनी और जो मेंटल ट्रॉमा और शारीरिक जो क्षति पहुंची है उसको भरपाई करने के लिए ये मॉनेटरी लॉस जो है, मॉनेटरी गेन जो है वो विमेन महिला एग्रीव पार्टी को दिलाई जाएगी। और यदि रिस्पोंडेंट जो है इस मॉनेटरी जो अपनी लाइबिलिटी है उसको देने में फेल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये धनराशि जो है वो जो है रिकवर की जाएगी एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू विच इज रिसीव बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। यानी रेवेन्यू एरियर में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिकवर रिसीव होता है, वहां से वो अमाउंट डिडक्ट करके उस गरीब महिला को दिलाई जाएगी। एम्प्लॉयर जो है यहाँ पर फिर टाइम फ्रेम बताया गया है, 60 दिनों के भीतर जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के जो रिकमेंडेशन है, जो कि 2-3 रिकमेंडेशन वो दे सकता है, उस रिकमेंडेशन के आधार पर एक्ट करेगा, और जो 60 दिनों के भीतर जो है वो एक्ट करेगा, और 60 दिनों के भीतर अगर वो एक्ट नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 14 में जो है वो पनिशमेंट फॉर सेक्शन, तो एक्ट करना की जिम्मेदारी जो है उसकी व्यक्तिगत लायबिलिटी होती है। अगर वो एक्ट नहीं करेगा तो इस अधिनियम के प्रावधानों का जो है वो कंट्रवेंशन माना जाएगा। सेक्शन 14 जो बहुत ही आवश्यक सेक्शन है, जो इसमें बात करता है कि अगर किसी महिला ने एग्री वुमेन ने जो है रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन लगाया है या फॉल्स कंप्लेंट की गई है या फॉल्स एविडेंस दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में, या क्योंकि दोस्तों ये एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, लेकिन कभी कभी जो है कुछ लोगों के द्वारा इस एक्ट इस एक्ट के प्रावधानों का अनड्यू इन्फ्लुएंस भी लिया जाता है, यानी दूसरे के बदनाम करने के लिए, किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए भी इस एक्ट का सहारा लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक्ट सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर महिला ने किसी महिला ने अगर इस एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए फॉल्स एलिगेशन रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट लगाया है,
तो ऐसी स्थिति में आईसीसी और एलसीसी को ये पावर नहीं है कि वो महिला के खिलाफ एक्शन ले सके, बल्कि आईसीसी और एलसीसी रिकमेंड करेगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले ऐसी महिला के खिलाफ जिसने कि रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस पर लगाया है। क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट का जो मामले होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी मेल के लिए काफी घृणित मामला होता है और कोई भी मेल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ कोई भी फॉल्स एलिगेशन कोई महिला लगाए। तो अगर महिला ने फॉल्स एलिगेशन लगाया है तो सेक्शन 14 जो है उसकी बात करता है। जहां सेक्शन 16 की बात है वहां पर आईसीसी और एलसीसी के चेयरमैन और मेंबर को हटाने का भी का प्रावधान किया गया। जैसे कि ऊपर में हम जो देख चुके थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है मेंबर्स का, उसमें उसके हटाने का ही प्रावधान है कि अगर एक्ट के कंट्रावेंशन में कोई काम कर रहा है या फिर उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हो रही है या फिर कोई कन्विक्शन हुआ है तो ऐसी स्थिति में मेंबर को या चेयरपर्सन को हटाया भी जा सकता है उसके पद के अतिरिक्त। तो यहाँ पर जो प्रोविजन की बात की गई है वो प्रोविजन का जिक्र जो है, जैसे कि हम लोग सेक्शन 4 और 7 में भी कर चुके हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर किसी मेंबर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ऑन हियर, कि अगर किसी मेंबर ने या चेयरपर्सन ने या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसा दस्तावेज जो कि इंक्वायरी के दौरान उसके नॉलेज में आया है और या महिला या रिस्पोंडेंट के नाम, एड्रेस या उसके व्यक्तिगत चीज़ें अगर उसके नॉलेज में आई है और उसने अगर इन मेंबर्स ने या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उसका पब्लिकेशन किया है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो सेक्शन 17 के अंतर्गत वो जो है वो दंड के भागीदार होंगे। सेक्शन 17 जो है ये व्यवस्था करता है कि दंड जो है वो सेक्शन 17 में जो है वो पनिशमेंट की बात किया गया है कि सेक्शन अगर 16 का अगर वायलेशन होगा तो सेक्शन 17 का पनिशमेंट मिलेगा। अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन को लीक किया है तो ऐसी स्थिति में या तो सर्विस रूल के अनुसार उसके खिलाफ आईसीसी के मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या फिर पॉस रूल्स के अंतर्गत कोई कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपनसेशन, यानी कंपनसेशन का निर्धारण जो है वो कैसे किया जाएगा। कंपनसेशन जो है वो निम्न कारणों से एग्रीव महिला को दिलाया जाता है कि एग्रीव महिला ने कितना मेंटल ट्रॉमा सहा है, कितना पेन सफरिंग किया है, कितना उसको फिजिकल इमोशनल लॉस हुआ है, इस आधार पर जो है या डिस्ट्रेस सही है उस आधार पर उसकी भरपाई कंपनसेशन के रूप में की जाती है। या उसे कैरियर प्रॉस्पेक्ट को कितना झटका लगा है इस सेक्सुअल हरासमेंट के केस से, या फिर उसके वो सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से उसको जो शारीरिक और मानसिक यंत्रणा मिली है उस पर कितना मेडिकल एक्सपेंसेस आया है। दोस्तों याद रखिएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 20 में भी इस तरह के प्रावधान जो है वो किए गए हैं कि प्रोटेक्शन अफसर जो है वो एक्सपेंसेस को, वो कंपनसेशन के एक्सपेंसेस को उसको दिलाता है। जो नेक्स्ट है रिस्पोंडेंट को जो है, रिस्पोंडेंट जब भी ये डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन दिलवाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में रिस्पोंडेंट की जो रिस्पोंडेंट है, जो आरोपी है, उसके फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन पर भी ध्यान रखा जाएगा और उसको ये कहा जाएगा कि वो या तो लम सम या तो फिर इंस्टॉलमेंट में या रेगुलर बेसिस जो है वो महिला को जो है कंपनसेशन दे। बट याद रखिएगा ये आर्बिट्रेरी कंपनसेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए कि रिस्पोंडेंट की सैलरी जो है वो 25,000 रुपये पर मंथ है तो ऐसी स्थिति में 15,000 का कंपनसेशन उससे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर रिस्पोंडेंट का भी जीना या भरण पोषण बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक रीजनेबल कंपनसेशन जो है वो एग्रीव महिला को रिस्पोंडेंट की सैलरी से या वेजेस से दिलवाया जाएगा। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट द अपील। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अगर कोई यानी कि सेक्शन 13 में यदि कोई रिकमेंडेशन दी जा रही है और कोई पर्सन एग्रीड है तो उसकी अपील होगी। ये अपील ऐसे कोर्ट या ट्रिब्यूनल को यहाँ पर अपील की जाएगी जो सर्विस रूल में दिया गया है या पास रूल में दिया गया है, लेकिन ये अपील की भी यहाँ मियाद रखी गई है, वो है 90 डेज। यानी कि इस धारा के सेक्शन 13 के रिकमेंडेशन के आधार पर अगर कोई पार्टी इसको हायर अथॉरिटी को अपील करना चाहती है तो 90 डेज के भीतर वो जो है वो अपील कर सकती है। जहाँ तक चैप्टर 4 की बात कही है, चैप्टर 4 जो है वो सेक्शन 19 में बात की गई ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर की। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक्ट का नाम है
सेक्सुअल हरासमेंट एट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस पर विमेन का के साथ सेक्सुअल हरासमेंट। तो वर्क प्लेस पर जो मेन सबसे बड़ा रोल होता है वो रोल होता है एम्प्लॉयर का। अगर एम्प्लॉयर ने पूरी सेफ्टी और सुरक्षा अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर और बाहर प्रोवाइड कर रखी है विमेन के सेफ्टी और सुरक्षा संबंधित, तो फिर ऐसी स्थिति में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही कम संभावना होती है कि उसके साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट की घटना हो। तो ऐसी स्थिति में जो एम्प्लॉयर का रोल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो ड्यूटी होगी, हर एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी जो कि अपने यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री या कोई ऑफिस में कार्यरत एम्प्लॉयर है, तो ऐसी स्थिति में विमेन की सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल विमेन एम्प्लॉयज के लिए वो प्रयास करेगा कि हर एक विमेन एम्प्लॉय को जो है वो सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट मिले। सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में नियम कानून वो हर एक व्यक्ति को बताए, यानी कि कितनी पनिशमेंट है, कौन कौन से केसेस सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में आते हैं, इसके वेरियस प्रोविजन जो क्या क्या है वो हर एक एम्प्लॉय या ऑफिसर या महिला या पुरुष या सभी को बताए, ताकि सभी इस अधिनियम के प्रावधानों से परिचित हो सके। जो तीसरी बात इंपॉर्टेंट है वो आईसीसी और एलसीसी को फैसिलिटेट करेगी, अपने यहाँ सीसी कैमरा लगाएगी, डॉक्यूमेंटेशन कराएगी, आने जाने का रिकॉर्ड रखेगी, जिससे कि अगर कभी कोई घटना हो जाती है तो आईसीसी और एलसीसी जो है वो प्रॉपर ढंग से इंक्वायरी और कॉन्स्टिट्यूशन कर पाए, इसके संबंध में वो पूरी फैसिलिटी जो है वो प्रदान करेगा। साथ ही साथ सभी मेंबर को अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो रिस्पोंडेंट को एज वेल एज द एग्री पार्टी को दोनों को ये बताएगा कि वो जो है आईसीसी या एलसीसी के सामने प्रस्तुत हो। विमेन को जो है जो असिस्ट करेगा अगर उस किसी वेमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की घटना घटी है, तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर जो है वो पूरी सहायता करेगा कि वेमेन को उसको प्रॉपर न्याय मिल सके और प्रॉपर फोरम पर वो जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सके। साथ ही साथ जो समय समय पर अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स या आईसीसी और एलसीसी के का जो भी निर्देश होगा वो उसका पालन करने का जो फॉरमोस्ट ड्यूटी होगी वो एम्प्लॉयर की होगी। तो और साथ ही साथ एम्प्लॉयर को कोई भी अगर सूचना, क्योंकि देखिए जब भी एलसीसी और आईसीसी जो है वो इंक्वायरी करती है या कोई जांच पड़ताल करती है, तो ऐसी स्थिति में जांच तभी कर पाएगी जबकि सारी सूचनाएं, डॉक्यूमेंट, रजिस्टर, आईसीसी कैमरा की रिकॉर्डिंग, ये सभी चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉयर जो है उसे समय समय पर प्रोवाइडेड करे। जहाँ तक सेक्शन 20 की बात होती है वो ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की बात होती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की भी, क्योंकि आईसीसी और एलसीसी के से ऊपर जो अधिकारी है वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसको कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट की है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की भी जो दो ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है टाइमली मॉनिटर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द एसएससी। आईसीसी और एलसीसी अगर कोई इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है तो उसको मॉनिटर करती है और समय के भीतर जो है उससे वो रिपोर्ट मंगवाती है। या दूसरा जो उसका जो फंक्शन होता है, जो ड्यूटी होती है वो है एनजीओ से इंगेज कर जो है इस सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और तमाम पब्लिक को इस बात की को इन्फॉर्मेशन दे कि ये सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो का रूल क्या और रेगुलेशन क्या है। जहाँ तक एनुअल रिपोर्ट की बात हो गई है, सेक्शन 22-23 और में 22-23 में जो है वो एनुअल रिपोर्ट की बात की गई है। यानी कि सेक्शन 22 में कहा गया है कि आईसीसी और एलसीसी जो है एक रिपोर्ट जो है वो बनाएगी जो कि एनुअल रिपोर्ट कहलाएगी और वो ये रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दिया जाएगा और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है इस रिपोर्ट को जो है स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास हर जगह का डाटा, क्योंकि ये आईसीसी और जो एलसीसी जो है रिपोर्ट बनाती है और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगी, क्योंकि हर एक एरिया में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक राज्य में कहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में इस केसेस के बढ़ रही है, किस एरिया में हो रही है, कितने डाटाज हैं, कितने महिलाओं के साथ इस तरह के केसेस हुए हैं और उसमें प्रिवेंशन मेजरमेंट कौन से अडॉप्ट किए गए। ये सारा डाटा अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है थ्रू द आईसीसी और एलसीसी के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो फॉरवर्ड करता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये डाटा आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट में टेक appropriate action in order to prevent the sexual harassment at the workplace। उससे पॉलिसी बनाने में जो है स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी मदद मिलती है अगर एनुअल रिपोर्ट जो है वो सारे स्टेट से आ जाती है, सभी जगहों से।
सेक्शन 23 में जो है जो बात की गई है कि एम्प्लॉयर के एनुअल रिपोर्ट बनाने को कहा गया 1 साल में, और इस एनुअल रिपोर्ट में, जैसे कि एनुअल से नाम है कि 1 साल के भीतर उसके संस्थान में कौन कौन से और कितनी घटनाएं घटी हैं और कितने मैटर आए हैं, कितने को डिस्पोज ऑफ किया गया है, ये सारी एनुअल रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को सौंपी जाएगी। अब आइए जो लास्ट है वो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी। ये इसकी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, तो वो है टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस प्रोविजन, स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आईसीसी एंड एलसीसी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि हर एक जगह पर, हर एक प्लेसेस पर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर जो है वो इस अधिनियम के प्रावधानों का, हर प्रावधानों का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने का कार्य जो है वो स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी करेगी। सेक्शन 24 में बताया गया है कि इस स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की ड्यूटी है कि वो एक्ट का व्यापक प्रचार करे और और उसका व्यापक इनलाइटमेंट करे, ताकि हर एक व्यक्ति तक, जन जन तक इस एक्ट के प्रावधानों की जानकारी मिल सके। सेक्शन 25 में कहा गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज ए पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम आईसीसी और एलसीसी और एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। समय समय पर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो वो जो है वो आईसीसी, एलसीसी या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के थ्रू जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी प्रकार का अगर सेक्सुअल हरासमेंट के संबंधित कोई मामला आता है तो वो चाहे तो सीधे दखलंदाजी करके उससे रिपोर्ट या इंस्पेक्शन इत्यादि की डिमांड कर सकती है। जो लास्ट प्रावधान है वो पेनाल्टी का मतलब हर अधिनियम में जो है वो पेनाल्टी जो है सबसे अंतिम में प्रावधान बनाया जाता है। इस अधिनियम में भी पेनाल्टी जो है सबसे अंतिम में प्रावधान बनाया गया। सेक्शन 26 कहता है कि अगर इस अधिनियम ने, अगर किसी का, इस अधिनियम के किसी प्रावधानों का अगर किसी ने वायलेशन किया है, यानी कि अगर एम्प्लॉयर के पास ये ड्यूटी बाउंड है कि वो सेक्शन 4 में आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन करे, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है या अंडर सेक्शन 13, 14 और 22 में जो रिकमेंडेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या आईसीसी एलसीसी एम्प्लॉयर को देता है कि वो ये कार्य करें, अगर वो करने में विफल रहता है तो पहली बार ये कमीशन अगर करता है तो 50,000 रुपये जुर्माना जो है वो एम्प्लॉयर को के ऊपर लगेगा। और अगर ये कन्विक्शन सेकेंड टाइम होता है, यानी कि दूसरी बार अगर कन्विक्ट वो एम्प्लॉयर होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो ये जो पेनल्टी है, जो फाइन है वो डबल, यानी दंड है जो है वो डबल हो जाएगा। साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो चाहे तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, लाइसेंस को मॉडिफाइड कर सकती है, और उसके ऑर्गेनाइजेशन को जो जिस लाइसेंस के तहत वो चला रहा है उसको चाहे तो वो कोई भी कंडीशन या रद्द या फिर मॉडिफिकेशन कर सकती है। तो इस ये ऐसा डर है जैसे कि एम्प्लॉयर जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को रोकने के लिए पर्याप्त जो है वो कदम उठाएगा। सेक्शन 27 में कहा गया है, ये सेक्शन 27 में कहा गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस में जो है जो कॉग्निजेंस इस अधिनियम में जो अपराध होता है वो उसका कॉग्निजेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, क्योंकि इसमें पेनाल्टी की व्यवस्था की गई है। अतः पुलिस जो है सीधे विदाउट वारंट जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती, यानी रिस्पोंडेंट को, पुलिस को अगर गिरफ्तार करना होगा तो वारंट लाना होगा, वारंट मजिस्ट्रेट इशू करता है। जहाँ तक सेक्शन जो यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध है वो नॉन कॉग्निजेबल अपराध होता है। सेक्शन 28 और 29 में बताया गया है कि एक्ट इज नॉट इन डिरोगेशन विद एनी अदर लॉज, यानी कि एक्ट अपने आप में संपूर्ण एक्ट है, ये किसी एक्ट के कंट्रोरी में नहीं है। साथ ही साथ 29 में बताया गया है कि इस एक्ट के संबंध में पावर, रूल्स रेगुलेशन बनाने की पावर जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल एंड प्रोविजंस एंड मॉडिफिकेशन अंडर दिस एक्ट। और सेक्शन 30 में जो है वो ये कहा गया है कि पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, अगर इस एक्ट में के प्रावधानों के इम्प्लीमेंटेशन में कोई डिफिकल्टीज आती है, कोई कठिनाई आ रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो जो है उस डिफिकल्टीज को हटाने के लिए कोई भी नियम कानून बना सकती है। तो दोस्तों
ये पूरा का पूरा अधिनियम जो है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका एक एक प्रावधान जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लेकिन इस अधिनियम में जो मुख्य किरदार है वो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का जो रोल होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर ने इस अधिनियम के सारे प्रावधानों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल और पूरी तरह से रोका जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।